ठीक है, पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। हम लोग बेसिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट किए थे, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बताइए क्या क्या है बेसिक प्रॉब्लम्स। बहुत बढ़िया। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से याद आया, हमको होमवर्क दिए थे आप लोग को, याद कोई करके आया है? नहीं करके आया? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग भूल जाते हैं सब कुछ, बहुत ज़्यादा काम रहता है ना आप लोग को। कोई नहीं। क्या बताइए? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। और अच्छा, ये शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म। क्या क्या बोले? अच्छा, बोलिए, सोचिए। सर वो स्पेसिफिक पीरियड का मेजर किया जाता है और वो एक टाइम स्पैन में होता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में वो कवर नहीं होगा। नहीं, आप बोले सही है, बिल्कुल सही, लेकिन ये तो कवर हो जाएगा ना इसमें। ये एक स्पेसिफिक पीरियड हो गया, एक टाइम स्पैन हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जीडीपी वो वैसे ही आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तब जीडीपी बोल रहे हो। और सोचिए क्या बात की था, लोग क्या डिस्कस किया था। एक सेकेंड आप लोग सोचिए, हम एक कॉल लेके आते हैं। बताइए। सभी लोग फ़ोन निकाल के देख लिया, हम तो देख ही रहते हैं जाते के साथ, मतलब फ़ोन जल्दी जल्दी देखो। सभी लोग देख लिए, चलिए बता दिए, फ़ोन देख के ही बोले, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए। क्या सभी जगह, मतलब हम क्या बोले, मेरा हाथ पीछे भी है, हम सब उधर से देख रहे थे खड़ा होकर पीछे से। बताइए बताइए। चलिए अब देख ही लिए तो बता दीजिए अब। हाँ ठीक है। सर इसमें क्वांटिटी इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड वाह, सर्विसेज। वाह भैया वाह। हमको लगा देख के बोलेंगे, देख लिए होंगे उसके बाद बोलेंगे, अब तो अब देख के ही यहाँ पे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, ओवर द ईयर जो जो भी आपका डेवलपमेंट होता है, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, जैसे हो गया आपका लिटरेसी रेशियो, ये सब सारा आपको बताए थे लास्ट क्लास ही, लिटरेसी रेट, फिर पॉवर्टी तो चलो ठीक है, ये हो गया अलग। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या, बहुत बढ़िया। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये सारा आपका डेवलपमेंट का पार्ट आता है, ठीक है। क्यों नहीं पता, बट हमको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा बहुत गट फीलिंग आ रहा है, एक ना एक क्वेश्चन आपसे या तो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पूछेगा, एमसीक्यू का। लाइन दे देगा आप लोग को, स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा चूज़ द ऑड वन आउट। कोई नहीं, आपको पहले ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम भी क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है। आप लोग को पहले ही बता दिया, तो आप लोग पढ़ के आइएगा। हमको पता है ये बुक में नहीं है, लेकिन हम फिर भी पूछेंगे। चलिए अब हम लोग तीन टाइप का इकोनॉमी डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, बिना बुक देखे?
इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? बिना बुक देखे, बुक में ही देखे थे? नहीं देखे थे बुक में? वाह, अभी हम बुक में दिखा रहे हैं। कोई नहीं, अगर इतना आप लोग का ये सही रहेगा तो ये देख लीजिएगा इकोनॉमिक सिस्टम। चलिए हम यहाँ पे दिखा भी दिया आप लोग को, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम मार्क किए थे। पूरा अच्छे से पूरा बोल्ड लाइन में मार्क करवा दिए थे। एंड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम एक और वर्ड भी बोले थे, इसमें आप एक वर्ड भी इंक्लूड कर लीजिएगा, कंजम्पशन भी आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कंजम्पशन भी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 3 टाइप का इकॉनमी देखे थे। मतलब इकोनॉमी तो सिर्फ हम लोग एक ही देखे थे, लेकिन हम 3 आपको बताए थे। क्या क्या है 3, थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो हम लोग बहुत सारा इसका देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल लीजिए। हम लोग कैपिटलिस्ट का देखे थे। आज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट का देखेंगे और मिक्स का देखेंगे, और फिर ये तीनों देखेंगे कि कैसे जो इकॉनमी का प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं हम, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ठीक है, चलिए तो थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा हमको। अभी भी रिकैप ही कर रहे हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कैपिटलिस्ट का? बहुत बढ़िया, प्रॉफिट मोटिव, फ्री मार्केट, और एक मिनट, आप क्या बोले शगुफ्ता? कुछ बोल रहे थे ना? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। क्या बोले आप विंदर जी? बहुत बढ़िया। आप कंपटीशन बोले थे? नहीं, आप तो कुछ सॉरी बोले थे। वही, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और कंपटीशन। बहुत बढ़िया। कंज्यूमर, वर्ड बताइए आगे। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब इसका मतलब क्या है? राजा है कंज्यूमर आज के टाइम में, किंग है कि नहीं? आज के टाइम में कंज्यूमर जो है मेरा, वो राजा है। अगर इसको हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो बिज़नेस क्या होगा? बिज़नेस हो जाएगा बंद। ठीक है, बहुत सारा बिज़नेस ऐसे हुआ है, जैसे एग्जांपल बीच में बंद हो गया था, लेकिन फिर अभी थोड़ा बहुत आप लोग सुन रहे होंगे, धीरे धीरे नोकिया आ रहा है, लेकिन अभी भी नोकिया एंड्रॉयड सिस्टम नहीं लाया है। अभी भी वो जिद पे अड़ा हुआ है, हम नहीं ले आएंगे मतलब नहीं लेंगे, इसीलिए उसका फ़ोन बिक भी नहीं रहा है। ठीक है। क्या कीपैड का बिकता है? पता नहीं। अभी 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 सब तो जियो चल रहा है, जियो का कीपैड। CSB? क्या CSB? क्या बोल रहे हैं? चाय सुट्टा बार बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये MBA चाय वाला बंद हुआ है। MBA चाय वाला में प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। MBA चाय वाला, CSB नहीं, चाय सुट्टा बार नहीं, MBA चाय वाला। बहुत सारा चाय वाला। अभी आप कुछ टाइम में देखिएगा कि ये भी आया है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा चल रहा है UPSC चाय वाला, ये भी चल रहा है। अभी बहुत जल्दी थोड़ा दिन में मार्केट कैप्चर करेगा, फिर वैसे ही जाएगा। लेकिन अभी CSB बहुत अच्छा चल रहा है, चाय सुट्टा बार। इसमें MBA चाय वालों को इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो बोल रहा था कि ये क्या किया, जो भी सेलर लोग को है, मतलब जो फ्रेंचाइजी जो लेता है, फ्रेंचाइजी समझते क्या होता है? तो ये फ्रेंचाइजी क्या बोलते हैं, MBA चाय वाला बेच रहा था, बोल रहा था कि आप हमसे 1 साल का 50 लाख का फ्रेंचाइजी खरीदिए और आपका प्रॉफिट कम से कम 20% होगा, 20 से 25% होगा। मतलब हमारा ब्रांड ही काफ़ी है
और जो इंग्रेडिएंट्स हम आपको सेल करेंगे, मतलब उनका एक होता है ना स्पेशलाइजेशन होता है उनका, एमबीए चाय मतलब सभी चाय वालों का अपना अपना एक होता है। जैसे आप बोल दो पेप्सी, कोक, फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ऑल वो काला ही रहता है, ब्लैक का ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंट रहता है। तो सेम एमबीए चाय वाला भी बोल रहा था कि हमारा बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, बहुत अच्छा अच्छा टूर करके आया था ये बंदा, लेकिन फिर जब जो सेलर है, जो नॉर्मल रिटेल स्टोर जो लोग अपने सिटी में खोल रहे थे, उनका क्या, उनका चला नहीं। जो ये जो चलना था, इवन उन अपना कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें प्रफुल्ल अग्रवाल बोले थे, प्रफुल्ल अग्रवाल ये एमबीए चाय वाला के, आई गेस अग्रवाल है या कौन है पता नहीं, प्रफुल्ल है ये तो पता है, बिलो, हाँ वही वही प्रफुल्ल बिलोई कुछ ऐसा ही कुछ था। प्रफुल्ल, हम अभी प्रफुल्ल लिख रहे हैं, मेरे को टाइटल याद नहीं आ रहा है। तो ये था कि बोल रहा था कि आप कॉस्ट कवर के साथ साथ प्रॉफिट में भी रहिएगा, लेकिन क्या हुआ कि जो सेलर है वो लोग कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे थे, कोई आ ही नहीं रहा था उनके पास। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम में चला गया। बहुत सारे जितने छोटे छोटे सेलर्स हैं सारे इन पे केस कर दिए, फॉर्जरी फ्रॉड का अलग अलग केसेस हो गया इसके ऊपर, क्योंकि एक टाइम पे सेम ये प्रफुल्ल बोल रहा था, चलिए थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है लेकिन फिर भी समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन रहेगा ही। ये बोल रहा था एट द एज ऑफ 26 ईयर्स इसको बहुत कुछ मिल गया है जो ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब इससे आगे अब ये सोच भी नहीं सकता और क्या क्या कर सकता है। मतलब 26 ईयर्स के एज में उसके पास ये था, 4-5 ये था, फिर 10 से 12 बार फॉरेन ट्रिप लगा के आ चुका था ये एज में। बिजनेस साइकिल पढ़ाए थे याद है, थोड़ा सा ग्लिम्स दिए थे। सभी चीज़ का क्या बोलते हैं, अगर किसी कोई अगर अप है तो उसका डाउनफॉल भी आता है, बताए थे, याद आ रहा है, दिखाया था पिक्चर। अभी करेंटली एमबीए चाय वाला का ये चल रहा है, मतलब ये पीरियड चल रहा है। कौन सा पीरियड है ये? बहुत बढ़िया। अभी डाउनफॉल वो जा रहा है, अभी पता नहीं और कितना नीचे जाएगा। अगर थोड़ा सा मेरे लग रहा है अगर वो साल भर अगर वो रिकवर नहीं कर पाया तो एमबीए चाय वाला बंद, लेकिन चाय सुट्टा बार नहीं, चाय सुट्टा बार अभी भी चल रहा है। वो धनबाद वाला बंद, धनबाद में तो आपका दिगवाड़ी साइड रिलायंस भी बंद हो गया था। रिलायंस फ्रेश जो था ना, रिलायंस डिजिटल या रिलायंस फ्रेश दिगवाड़ी वाला, वो बंद हो गया था। अब बताइए आज मुकेश अंबानी गए, अभी देखिए जितना मुकेश अंबानी जी के पास उतना किसी के पास नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे। किसी को ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं? ये वाला हम आप लोग को एट द एंड बताएंगे। ठीक है, दोनों का साथ में, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिस्ट का भी। ठीक है, चलिए फिर मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स यहाँ पे है सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, मतलब फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसी के वजह से प्राइस आपका डिटरमाइंड होता है। एक ग्राफ से अगर आपको याद होगा, बताए थे आपको, ये ग्राफ, ये पॉइंट, ये है आपका डिमांड, ये है आपका सप्लाई। तो जो ये प्राइस डिसाइड होगा ये इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ठीक है, और यही प्राइस होगा आपका प्रोडक्ट का। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कैपिटलिज्म, मतलब यहाँ पे ये वाला इसका एक मेरिट है, पॉइंट। इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इट वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, बताइए कोई क्वेश्चन? चलिए फिर आप बोलिएगा कि सर ये तो बहुत सारा मैच कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। तो अगर हम आपको बोले कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका मेरिट्स भी बहुत सारा कवर होता है और डीमेरिट्स भी। तो आप देखिएगा क्वाइट कॉमन रहता है, ये वाला 9, 10, 11, 12 से ही चला आ रहा है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बोल लीजिए, फीचर्स नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या मेरिट्स भी है क्या डीमेरिट्स भी है, वो पूरा कैटेगराइज होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका। ठीक है, लेकिन हम फिर अलग से उसका मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। देखेंगे इकोनॉमिक्स का बुक में, नाइन्थ क्या बीएसटी में भी देखो, बीएसटी में भी है क्या?
था, पता नहीं इकोनॉमिक्स में आप लोग, इकोनॉमिक्स में भी था, ये देखें। फिर यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द मेन मोटिव इज प्रॉफिट, ठीक है। चलिए फिर तीसरा है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर। क्यों? तो ग्रोथ अगर हम आपको बहुत बढ़िया, ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का या तो नो और मिनिमल मतलब बहुत ही कम इंटरफेरेंस है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, गवर्नमेंट का या तो नो या मिनिमल इंटरफेरेंस है, इसीलिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द एक्टिविटीज़ इन विच दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया है रिसोर्सेज आर स्केर्स, ठीक है। तो ये स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करोगे ताकि ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, वो अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है। फिर देयर इज़ यूजुअली अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसका मतलब ऑपरेटिव एफिशिएंसी, एक मिनट, ऑपरेटिव एफिशिएंसी इसका मतलब चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। और कोई सही है तो और कोई पॉइंट सोचिए, एक तो पॉइंट सही बोल दिए, बोलिए, सोचिए। अच्छा, पहला एक तो ये जो बोली नो गवर्नमेंट या नो या मिनिमल, ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं नो या मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसका मतलब है ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट देखेगा ही। अगर आप मान के चलिए कुछ ऐसा गुड्स क्या बोलते हैं ये निकाल दिया कोई भी प्राइवेट प्लेयर जिससे इकॉनमी के लिए जो इकॉनमी को हार्म करेगा उसको गवर्नमेंट तुरंत ही क्या करेगा, अबॉलिश कर देगा। जो प्राइवेट प्लेयर जो भी इकॉनमी को कुछ हार्म करेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को इंस्टेंटली अबॉलिश कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का गवर्नमेंट, पता है आप लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा पैरासीटामोल खाते हो, कुछ भी हो जाए चलो पैरासीटामोल खा लो। यूएस में बैन है पैरासीटामोल, क्यों? एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैरासीटामोल आपके किडनी पे इफेक्ट करता है। अगर किडनी पे इफेक्ट हुआ तो सोचो आपका क्रेटिनिन लेवल, एक क्रेटिनिन लेवल होता है उसको बोलते हैं, अगर वो बताता है कितना आपका किडनी डैमेज है। सभी में थोड़ा थोड़ा, अगर कभी ना कभी पैरासीटामोल खाए होंगे, थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट करता है वो, ठीक है, कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसा नहीं कि सर क्या बोलते हैं अब आप बोलिए आप टेंशन में आ गए सर मेरा किडनी खराब, टेंशन मत लीजिए, वो सब में थोड़ा थोड़ा इंडिया में प्रॉब्लम। और ख़ास करके आप लोग यहाँ धनबाद जैसा सिटी में रह रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग सोच नहीं सकते, अस्थमा का, एलर्जी का, डस्ट का, सब चीज़ का, ठीक है। तो मेरा बोलना है ये जो पैरासीटामोल है ये यूएस में बैंड है, कंप्लीट यूएस गवर्नमेंट
क्योंकि इसका यूसेज भी नहीं है। इसका आप सब्स्टिट्यूट ले लो सो मंजूर, लेकिन इंडिया में पूरा अच्छे से चल रहा है। कहीं पे भी जाओ, कोई भी डॉक्टर आपको पैरासीटामोल बोलेगा, लो बेटा खाओ पैरासीटामोल, कुछ भी हो पैरासीटामोल, डोलो 650, सब यही खाओ। लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर ये रूल बना दे कि क्या बोलते हैं ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकना चाहिए, तो वो तुरंत के तुरंत पॉलिश हो जाएगा। जैसे यूएस में एक भी पैरासीटामोल नहीं दिखेगा। अगर सपोज़ कल को आप लोग गए बैग में भर के क्या बोलते हैं पैरासीटामोल, यूएस एयरपोर्ट पे क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली आप लोग का चेकिंग होगा। अगर मेडिसिन दिखा तो मेडिसिन निकाल के बोलेगा दिखाने, पैरासीटामोल पकड़ा गया आप लोग के बैग में, तुरंत फाइन। तो कभी लेके मत जाइएगा अगर कभी भी फॉरेन ट्रिप का प्लान बना तो, ठीक है। पहले चेक कर लीजिएगा वो कंट्री में ये सब मेडिसिन चलता है कि नहीं चलता है। क्या अरे कभी गलती से चले गए, जैसे होता है ना, चलो देखो मम्मी पापा क्या है कि इंटेंशन उनका गलत नहीं रहता, लेकिन क्या है कि वो क्या बोलेंगे, चलो मेरा बेटा बेटी बहुत दूर जा रहा है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो थोड़ा डाल देते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लेना, उसके बाद ही रखना, मतलब बैग पैक करने के टाइम अपना थोड़ा लॉजिक खोल के रखना, अपना दिमाग खोल के रखना, ताकि कुछ बहुत कुछ है ना फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे आप अबू धाबी या दुबई वगैरह से आप अल्कोहल नहीं ला सकते, जहाँ वहाँ पकड़े गए तुरंत जेल, कम से कम 6 महीने से 1 साल का टर्म जेल मिलेगा आपको। सोचना ही मत ये सब चीज़। चलिए, पीते हैं क्या सर? पीते हैं क्या? नहीं ना, बहुत बढ़िया, मत पीजिएगा। पीने के लिए अलाउ, लेकिन ट्रैवल नहीं कर सकते उसको लेकर। एयरपोर्ट्स मतलब फ़्लाइट में ही बैन है। फ़्लाइट में आपका 1 लीटर से ऊपर आप ज़्यादा ले नहीं जा सकते अपने बैग में, अपने कैबिन बैग में, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज़ यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो चलो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का। तो इसीलिए जो उनकी एफिशिएंसी रहेगी विथ रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन हमेशा हाई रहेगी, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनका गुड्स सेल हो सके। एक ये वर्ड मेरे को बताइए ना, मेरे को ये वर्ड बहुत ज़्यादा खटक रहा है, ये वर्ड कभी पढ़े हैं इसके बारे में? पढ़े हैं? तो ये वर्ड प्रोडक्शन, क्या ये मेरा सिर्फ गुड्स का है? बहुत बढ़िया, ये सर्विसेज का भी। तो अगर हम यहाँ पे एफिशिएंसी का बात करें तो यहाँ पे गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, एक ये वाला भी देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एनी बिजनेसेस इज़ मिनिमम, मतलब जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा वो हमेशा ये चीज़ देखेगा कि जो जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कम से कम खर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आप भी अगर कल को बिज़नेस खोलिएगा तो यही सोचिएगा कि मेरा जितना खर्चा कम हो सके हम उतना कम करेंगे। इवन है हमको खुद क्या बोलते हैं बोझ क्यों नहीं उठाना पड़ेगा, हम खुद उठा के लेके जाएंगे, लेकिन अपना कॉस्ट कम करेंगे। ऐसा मुकेश अंबानी जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, सर के लिए तो बोल ही नहीं रहे, वो एक्सेप्शन के लिए छोड़ दो, वो सब जो टॉप इंडस्ट्रीज उनके लिए बोल भी नहीं रहे। जैसे अभी जो स्टार्टअप्स है, जो ग्रोनअप्स है, जैसे अगर हम आपका बेस्ट एग्जांपल दें अन अकेडमी का, रोमन सैनी का नाम सुने हैं? रोमन सैनी नहीं सुने हैं? हाँ, वन ऑफ द फाउंडर, नहीं सुने हैं ना? चलिए कोई नहीं। ये 17th, मतलब जब ये 17 साल के थे, अपना 17 साल में ये डॉक्टर क्वालिफाई कर गए थे, MBBS क्वालिफाई कर गए थे ये। 21 ईयर्स के एज में IAS ऑफिसर बन गए थे, लेकिन इनको ये सब चीज़ से शांति नहीं मिला। बोले नहीं, हमको ये ना तो डॉक्टर हम बनेंगे ना IAS बनेंगे। 4 से 5 साल के बाद सर्विस के बाद
अन अकेडमी खोले, ठीक है। और फिर अब उनका पैकेज यहाँ पे MBBS में डॉक्टर में अगर पैकेज लगता तो नहीं भी तो स्टार्टिंग 20 LPA से होता, 20 LPA से होता। IAS का स्टार्टिंग होता तो 10 LPA से होता, मान के चलो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पैसा प्लस पावर दोनों है, ठीक है। लेकिन उनको क्या हुआ, उनको कंपनी खोलना था। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट से मतलब है। अभी उनका साल का इनकम सिर्फ साल का इनकम, ये सिर्फ है बेसिक। इसमें DA जोड़ दीजिए, इसमें इंसेंटिव जोड़ दीजिए, इसमें अलग से अलाउंसेस जोड़ दीजिए। पता नहीं ये सब कुछ कैसे बताओ, प्राइवेट कंपनी है, डेटा थोड़ी पब्लिक करती है। ये तो जो काम कर रहा है या कर चुका है उसको पता होगा। लेकिन ये बंदा खुद से सेमिनार्स करवाता है, खुद सेमिनार करता है आके। अगर ये रिसेंट वाला IIT JEE का देखे होंगे जो बैंगलोर में हुआ था, आरम, देखे थे थोड़ा सा? आरम के बारे में सुने थे? कार्तिक आर्यन गया था, फिर वो क्या नाम है उसका, धर्मा प्रोडक्शन किसका है, करण जौहर, वो गया था। फिर रिद्धि कोई चन्ना कोई है, रिद्धि या सिद्धि क्या नाम है लड़की का, कोई चन्ना है, वो गई थी। मतलब आउट ऑफ है, मतलब आप लोग देखते ही नहीं है, मतलब वेब सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं देखते, मूवीज़ वगैरह कुछ नहीं देखते। वाह, बहुत ही सुलझा हुआ बैच है आप लोग का तो। मतलब सभी लोग आए मतलब CA क्लियर करने के लिए बस। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल। कौन? ये क्या नाम है उसका, कार्तिक आर्यन। ये लोग को, कार्तिक आर्यन को दिया गया था 1 दिन का ये। ऑब्वियसली अब जितना जितना ज़्यादा पॉपुलर एक्टर होगा उसको उतना ज़्यादा डिमांड। अक्षय कुमार को आप बुलाइए, अक्षय कुमार इससे कम लेगा ही नहीं। हाँ हाँ, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए पर्सनल, मतलब वो क्या रहता है ना, ये डायरेक्टली बात नहीं होता है। वो क्या रहता है, उसके पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल मैनेजर रहता है, उनको आपको कॉल, वो उनका नंबर ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, तो उनको आप कॉल कीजिएगा तो वो बोलेगा, तो फिर वो शेड्यूल चेक करेगा कि सर ये डेट को अवेलेबल है, सर ये डेट को अवेलेबल नहीं है, तो फिर वैसा बोलेगा ये इतना अमाउंट कम से कम हम लोग को चाहिए। तो मतलब एक नेगोशिएशन होता है, चलो ठीक है इसमें 1 करोड़ प्लस माइनस हो गया, 2 करोड़ प्लस माइनस हो गया, उन लोगों को हार्डली फ़र्क नहीं पड़ता, और जो लोग बुलाते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी यहाँ पे एक आया था पवनदीप, पवनदीप का तो नाम सुने ही होंगे, इंडियन आइडल वाला, यार जो नहीं, वाह बहुत सही आए थे। तो ऑब्वियसली धनबाद क्लब 99 न्यूज़ 99 वाला है ना आपका मेमको मोड़ पे, 99 बिल्डर्स, 99 बिल्डर्स। तो दुनियादारी से ख्याल ही नहीं रखना है कौन है कौन नहीं है, मतलब चलिए कोई नहीं। एक 99 न्यूज़ चैनल है, ठीक है, तो वो स्पॉन्सर किया था इसको, तो वो बुलाया था, वो लोग सारे पैसे लगाए थे। और कंपनी स्पॉन्सर इसीलिए करती है ताकि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है। आप लोग को पूरा रियलिटी बता रहे हैं हम, ताकि आप लोग फिक्स मत रखिए अपना जो लिमिटेड नॉलेज है उसको लिमिटेड मत रखिए, वास्ट रखिए। आज के टाइम में जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, अगर सब चीज़ का नॉलेज नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये सब सारी चीज़ें हैं ना आपको इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, तो फिर आप ब्लैंक रहोगे। हम तो सर देखते ही नहीं थे मूवी, सर हम तो सीरीज़ देखते ही नहीं थे। बहुत सारा क्वेश्चंस आज के टाइम में हम देख रहे हैं, अभी UPSC का इंटरव्यू वगैरह 2-3 गो, उसमें क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स से डाल दिया, उसे मूवी से डाल रहा है, सीरीज़ से डाल रहा है, बोल रहे हैं कि कौन सा सीरीज़ आपको सबसे अच्छा है, पसंद है आपको, वो सीरीज़ का नाम बताइए और उससे क्या आप लोग को सीखने को मिला। तो वही देखते नहीं, तो आप बोलेंगे सर हम तो देखते नहीं हैं, तो फिर अगर आप देखते नहीं हैं तो फिर आप वो एलिजिबल ही नहीं है वो चीज़ के लिए। मतलब आप सोचो, तो फिर आप पूरा ग्रुप को कैसे मैनेज करोगे, आप कंपनी को कैसे देखोगे, इतनी बड़ी कंपनी है। जैसे आप सपोज़ आप रिलायंस में गए, विप्रो में गए, इन्फोसिस में गए, आपको सब चीज़ का नॉलेज तो रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब तो दूर का बात है, मैं गवर्नमेंट आपको बता रहे हूँ जैसे ओवरऑल, मतलब नॉलेज अपना लिमिट मत रखिए, खोल के रखिए पूरा। हाँ मेरे, हाँ
जब भी नए नए आर्टिकल्स आता है, नए नए आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एक आपका वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी आप लोग के लिए, क्योंकि हम लोग का ग्रुप है, एसोसिएशन है, वहाँ पे क्या है, एक पीडीएफ आते रहता है, अपलोड होते रहता है डेली बेसिस पे, और वो पीडीएफ आप मान के चलिए 70 से 100 पेज का होता है डेली बेसिस पे। उसमें क्या रहता है, पूरा वर्ल्ड का हाईलाइट्स रहता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे अभी बहुत पता चल रहा है कि अभी ओलंपिक्स का तो पता ही होगा, चल रहा है ना ओलंपिक्स में इंडिया को कितना मेडल मिला, 2 मेडल, दोनों शूटिंग में मिले, दोनों ब्रॉन्ज मिला। तो ये सब चीज़ वो सब मेंशन करता है, और इससे क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है बस। वो टैक्स का कंपोनेंट आप देखोगे, वो टैक्स का पढ़ा जाता है, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब अगर आप कोई भी ज़्यादा इनकम कमा रहे हो तो उसमें टीडीएस कटता है। जैसे आप 10 एलपीए कमा रहे हो, मतलब कंपनी बोला ये आपकी सीटीसी है, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू द कंपनी, ये है, तो इसमें आपका 1 लाख आपका टीडीएस होगा, और बाकी का रिमेनिंग आपका 9 एलपीए इन हैंड होगा। ऐसे कटता तो और भी है, मतलब और भी बहुत कुछ होता है, जैसे एनपीएस कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, और भी अलग टाइप का अलाउंसेस कटता है, ठीक है, वो डिडक्शन में आता है सारा आपका। वो नहीं, वो मिलता है जब आप रिटर्न फाइल करते हो तब, लेकिन आपको टैक्स भी तो पेमेंट करना है। अगर आप डिडक्शन वगैरह एलआईसी वगैरह ले रखे हो, या आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, या आपके, अगर आप अभी देखोगे तो, जैसे मैंने साक्षी जी को बोला था कि आप अपने पापा का स्टेटमेंट मांगना, बोलना पापा मेरे को फॉर्म 16 दिखाओ। अगर आप लोगों को दिखा दिए तो बहुत बढ़िया, बस देखिएगा और कुछ नहीं। अगर जिनका बिजनेस है तो बोलेगा कि पापा फॉर्म 26 ये सबको देखना है। क्या, बस यही दोनों देखिएगा और कुछ मत देखिएगा। चलिए हो गया। अब दूसरा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। अब कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी सुने हैं? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या मतलब, ये वाला तो बुक में था आप लोग के बीएसटी में, ये बोलो अगर नहीं था, नहीं था, मतलब सभी कुछ हटा दिया है मतलब बुक से आप लोग के। क्या समझा रहे हो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, बताइए। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब ये होता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ये होता है, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, आपको इंसेंटिव्स मिलेगा। जैसे अज्यूमिंग आप एक, क्या बोलते हैं, कहीं मतलब सपोज एक लेबरर है, लेबरर एक, ये पहले क्या करता था, 4 टेबल बनाता था पूरे दिन में, 4 टेबल। अब कंपनी का ये पॉलिसी आया कि अगर पर टेबल पे तुमको हम 20% एक्स्ट्रा देंगे, 20% क्या मतलब, जितना टेबल का जो कॉस्ट है उसका 20% हम तुमको देंगे। तो अब ये ए क्या करेगा, अब ये ए 4 की जगह 6 बनाएगा, लेकिन जो मिनिमम लिमिट है जो कंपनी सेट किया है वो 3 का है, 3 से कम किसी को नहीं करना है, 3 इज़ मिनिमम। आप ऊपर जितना करो उस पर आप इंसेंटिव ले जाओ, लेकिन 3 से कम नहीं करना है। सपोज बी बहुत ही आलसी बनता है, ये सिर्फ 2 कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, इसको फाइन भी देना पड़ेगा, बोलेगी क्या, इंसेंटिव है ही नहीं, निकाल देगी कंपनी, बोलेगी जाओ खत्म।
इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अगर आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कैरेट मिलेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको स्टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। फिर दूसरा है कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड एज कंपटीशन फोर्सेस प्रोड्यूसर्स टू ब्रिंग इन लार्ज वैरायटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमेशा होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब ऑल सेम प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन फोर्सेस मतलब क्या करता है कि हमेशा वो कुछ ना कुछ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। जैसे जैसे क्वालिटी में इम्प्रूव होगा वैसे वैसे क्या होगा, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए। फिर दूसरा है कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एक ये बात बताइए ना, ये सुने हैं आप सॉरी ऑर्गेनिक, ये सॉरी ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं हम, ये जेनेरिक मेडिसिन क्या? अच्छा, 2 साल का एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। तो बताइए जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है जेनेरिक मेडिसिन को। गलत बोल, जेनेरिक मेडिसिन ये वो होता है जो मेडिसिन आप नॉर्मल खरीदते हो। जैसे अगर कोई भी मेडिसिन आपका 1000 रुपये का रहा तो वो जेनेरिक मेडिसिन के नाम पे सिर्फ 10 रुपये का मिलेगा आपको। तो उसमें प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा रहा? 10 रुपये का 1000 का 10 मिल रहा है आपको, प्रॉफिट कहाँ है आपका ज़्यादा? इसमें क्या है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे क्या दुकान में मिलता है जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक प्रोडक्ट। एग्जाम्पल दिए तो एग्जाम्पल आपको, अब एग्जैक्ट दवा का नाम बोलेगा, एग्जैक्ट दवा का नाम हमको थोड़ी पता है, हम मेडिकल फील्ड में थोड़ी है। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन में ये होता है कि जो भी आपका जो हाईली प्रोड्यूस गुड जो मेडिसिन रहता है वो आपको कम दाम में मिलता है। अब सोचिए कम दाम में क्यों मिलता है? वेलफेयर के लिए। चलिए एक वेलफेयर पता है, ये जो जेनेरिक मेडिसिन है मेरे पर्सपेक्टिव में, ये मैं बोल रहा हूँ मेरे पर्सपेक्टिव में, गलत बात है, गलत चीज़ है। ये सिंपली क्या करता है, ये जो इनोवेशन है ये इनोवेशन को डी करता है, ये डिमोटिवेट करता है। क्यों डिमोटिवेट करता है? क्योंकि अगर सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मेडिसिन, अगर क्या बोलते कोई भी मेडिसिन रहा, ठीक है, अगर मान के चलिए जैसे अगर लग रहा है कल को हम अपना इतना मेहनत किए, 5 साल 10 साल हम अपना रिसर्च में दिए, अगर हम कल को कैंसर का, मेरे को पता है निकल गया है कैंसर का मेडिसिन, अगर मेरे को कैंसर का मेडिसिन मिल गया 4th स्टेज जो लास्ट स्टेज है उसमें, अगर हम चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपया पर मंथ, मतलब जो भी है, मतलब पर एक बार का क्योर का, मतलब होता है ना कि 2.5 लाख का आप जैसे एक बार इंजेक्ट कर रहे हो, उसका इंजेक्शन का, एक इंजेक्शन का हम 2.5 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को या किसी को भी दूसरी, मतलब आप मान के चलो क्या हुआ, इसका टेक्निक पता चल गया, अब वो क्या करेगा, जो 2.5 लाख का है उसको 10,000 में ले आएगा। लेकिन आप सोचिए 5 से 10 साल हम मेहनत किए, हम मेहनत की इतना ज़्यादा ताकि हमको कैंसर का मेडिसिन मिल जाए, तो 5 से 10 साल के लिए अपना कॉस्ट रिकवर नहीं करेंगे? प्रोडक्शन ये मतलब ये अपना निकाल के, इंजेक्शन निकाल के 2.5 लाख रुपये चार्ज करके, अगर सोचिए ये वाला चीज़ अगर ये 10,000 में ये मिलने लगा तो ये क्या लगेगा, मेरे को तो डीमोटिवेट फील होगा। बोले अगर हम इतना मेहनत किए फिर ये 10,000 हो गया, मेरे पास कोई क्यों खरीदेगा? अब जाएगा उसके पास जाके खरीदेगा, तो हम अपना इनोवेशन ही छोड़ देंगे। अब भले जितना बड़ा से बड़ा बीमारी निकले, हम कोई खोज ही नहीं करेंगे। तो फिर आप जस्ट इमेजिन कि उससे पर क्या होगा, फिर डिजीजेस आते जाएंगे, है कि नहीं? और फिर वो फैलते रहेगा, फिर कोई इनोवेशन ही नहीं होगा, ख़त्म इनोवेशन।
तो इसीलिए बोलते हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को प्रमोट करता है, बोलता है। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट आता है कॉपीराइट्स का। कॉपीराइट सुने हैं? पेटेंट्स का, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स सुने हैं सब? पक्का? क्या? तो इसीलिए कॉपीराइट्स और पेटेंट्स का ये होता है, मतलब गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप जो इनोवेशन करो बस उसका कॉपीराइट ले लो। उससे क्या होगा कि जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो आप ही के पास रहेगा, वो लिमिट रहेगा। लेकिन ये भी कब तक है? ये भी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, 5 ईयर्स से 10 ईयर्स, या मे बी अगर आपको ज़्यादा लेना हो तो वो डिपेंड करता है सारा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरा यही समझाने का मोटिव था, इतना ज़्यादा बड़ा जो आपको इतना बड़ा स्टोरी बताया। तो कैपिटलिज्म है वो इनोवेशन को प्रमोट करता है, मतलब नया नया टेक्नोलॉजीज, नया नया टेक्निक्स लेके आएंगे। अगर जैसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट्स कर दिए प्रोड्यूस, सोचिए वो कंट्री गया, मतलब वो कंट्री में इनोवेशन नहीं होगा। आप वेलफेयर तो चलिए दे दीजिएगा, नो डाउट वेलफेयर हो जाएगा, लेकिन इनोवेशन का क्या? वहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर बचेगा ही नहीं, वहाँ पे कोई इनोवेशन करेगा ही नहीं। सब बात करेगा कि हाँ ठीक है वहाँ से कॉपी किए थे, अब ये वाला कंट्री से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा ये यहाँ से नहीं किए थे, वो वाला कंट्री से कॉपी करके ले आएंगे, खत्म, ठीक है। फिर कैपिटलिज्म प्रिजर्व्स द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब, फंडामेंटल राइट्स सुने हैं? आप लोग राइट टू वोट, राइट टू वोट कैसे होगा? वो आपका राइट है, आप अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या अगर मेरे पास राइट टू वोट है, अगर हम कहीं बाहर, हाँ राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन यहाँ पे जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कैपिटलिज्म का पार्ट है। यहाँ पे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, ये हट गया है। ये एक सिंपल एक राइट हो गया है, मतलब ये एक आपका स्टैटिक राइट हो गया है, स्टैट्यूटरी राइट हो गया है, ठीक है। मतलब ये आपका फंडामेंटल राइट्स में कवर नहीं होता है। जैसे कि इसको हम लिखते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स में कवर नहीं होता है। ये पहले था राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 19(1)(f) में। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन अब इसको यहाँ से डिलीट करके इसका एक अलग ही आर्टिकल डाला है, आर्टिकल 300 समथिंग था, 326 या 316 ऐसे कुछ था। उसको हम क्लैरिटी हम कल दे पाएंगे आपको, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिया में, ठीक है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, हम इंडिया का बात बोल रहे हैं, लेकिन क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये राइट टू प्रॉपर्टी लेकिन कैपिटलिज्म वाले में है। जैसे यूएस में 10 अमेंडमेंट बिल्स पास हुए थे। अमेंडमेंट बिल्स पता है क्या होता है? अमेंडमेंट्स नहीं, चेकलिस्ट, अमेंडमेंट्स मतलब आप लोग का सिविक सही में बहुत ख़राब था, थोड़ा सा भी सिविक्स नहीं पता, हिस्ट्री एंड सिविक्स 10 तक नहीं। मेरा ज्ञान तो हम तो रट के पास हुए थे बस। चलिए, यूएस में क्या हुआ था कि 10 अमेंडमेंट्स पास हुआ था। वो 10 अमेंडमेंट्स को, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलते थे, ठीक है। उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था यूएस में। तो इसीलिए जो कैपिटलिज्म का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रेस भी है, राइट टू प्रेस। प्रेस मतलब वो स्त्री वाला प्रेस नहीं, न्यूज़ वाला प्रेस, ठीक है, न्यूज़ चैनल वाला प्रेस। और अभी बोला जाता है जो प्रेस है दैट इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो पढ़े ही होंगे, ये भी
ये नहीं पढ़े? चलिए कोई नहीं, तो कुछ नहीं पढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। तो कैपिटलिज्म क्या होता है? इट रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव्स एंड एंटरप्राइज एंड पनिशेस द इम्प्रूडेंट एंड इनएफिशिएंट। यही है यहाँ पे फिर वही कैरेट एंड स्टिक वाला पॉलिसी। ये वाला यहाँ पे भी लिख लीजिए आप लोग, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ताकि आपको याद रहेगा। लाइन पढ़ लीजिए, अभी समझाए तो आपको। ज़्यादा प्रोड्यूस कीजिएगा इंसेंटिव मिलेगा, अगर कम कीजिएगा डंडा पड़ेगा या निकाल दिया जाइएगा, है कि नहीं? सो कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मतलब इन रिस्पॉन्स टू द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए ठीक है। द कैपिटलिस्ट सेटअप encourages enterprise and risk taking and emergence of an entrepreneur class willing to take risk। ये वही है इनोवेशन वाला जो आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया। कौन सा एग्जाम्पल? मेडिसिन वाला, ठीक है, यही है। अगर मान के चलिए, अगर कैपिटलिस्ट क्लास ही बोल दे कि ठीक है भैया हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ही खुश है, सॉरी जेनरिक प्रोडक्ट में ही खुश है, तो क्या होगा? इनोवेशन ही खत्म हो जाएगा। ऑन्टरप्रेन्योरल स्टार्टअप, ऑन्टरप्रेन्योरल फील ही नहीं होगा कि हाँ ठीक है हम इनोवेट करेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, सब खत्म। ठीक है, चलिए अब दूसरा है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में क्या क्या आएगा बताइए? बहुत ही ज़्यादा हो गया यहाँ पे। चलिए, एक तो है इनइक्वालिटीज़ जो डेवलप हो जाता है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। हैव्स कौन है? बहुत बढ़िया। हैव नॉट्स पुअर। एक टाइप का इनइक्वालिटीज़ डेवलप हो जाता है, ठीक है। देयर इज़ अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस एंड द कैपिटलिज्म। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ डेवलप हो जाता है बिटवीन द टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हैव्स एंड द हैव नॉट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताइए, इनइक्वालिटीज़ कैसे डेवलप होगा? बहुत सही। यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक वेलफेयर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव है, ठीक है। नो मोटिव ऑफ वेलफेयर। चलिए, दूसरा अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है ओवर ह्यूमन राइट्स। मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी, सॉरी, अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप अच्छे क्लास से। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को नहीं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें आपको, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इनको याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इनके बैच में हम दिए थे एग्जांपल। आप मान के चलिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं, इसीलिए हम आप लोग का चेहरा वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते, तो थोड़ा समझ जाइए आप लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रक जा रहा था, तो ट्रक क्या किया, एक इंसान को उड़ा दिया, ठीक है, एक इंसान को उड़ा दिया। और यहाँ पे इंसान बेचारा मतलब मरा पड़ा है, मतलब अब जाके ये मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ये है, और ये जैसे ये ट्रक इसको उड़ाया तो इसमें करीबन 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। तो एक तो या तो अब ये आप लोग हैं, आप तो अचंभा में पड़े हुए, इसको बचाए कि ये वाला हटाए। अगर इसको बचाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, अगर इसको अगर क्या बोलते हैं ये ले लिए तो ये चला जाएगा, ये मर जाएगा। तो अगर कैपिटलिस्ट क्लास का हम बात करें तो आप ये प्रेफर कीजिएगा, मतलब ये गया, जाइए भैया हो गया आपका RIP, फूल रख देंगे आपके सामने, ठीक है। और अगर मतलब इसमें ही सोशलिस्ट का भी समझा दे रहे हैं, अगर सोशलिस्ट क्लास हुआ तो आप इधर जाओगे, ठीक है। आप बोलोगे नहीं पैसा जाए भाड़ में, पैसा हमको नहीं चाहिए। अभी के टाइम में कोई ऐसा नहीं करता, अगर पैसा रहे तो 100 रुपये मेरे भैया, 100 रुपये भी उठा के हम जा रहे हैं, तुम रहो अभी पड़े हुए, कोई उठा के ले जाएगा तुमको, ठीक है। तो सोशलिस्ट क्लास में बोलता है
human rights should be given more importance than the money right, मतलब प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, तो ये है आपका मीनिंग. समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया. तो ये है अंडर कैपिटलिज्म देयर इज नो प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स. ठीक है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रेफरेंस देना. ठीक है, नहीं पता हो तो पूछ लीजिए. तुमको पता है, किसी को पता नहीं है, पूछना चाहिए ना फिर. चलिए यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ लीड टू वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड परपेचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी. मतलब ये सिंपल नेगेटिव कोनोटेशंस फैलाता है सोसाइटी में. नेगेटिव फीलिंग, चलो कनोटेशन हटा दो यार, ये अलग ही वर्ड हो जाएगा. फिर नेगेटिव फीलिंग स्प्रेड होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बस सिर्फ पैसा ही पैसा है बस, और कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए ये गलत बात. डीमेरिट है ये. द कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर. मतलब देखो सारा बहुत कुछ सभी बस कॉपी पेस्ट हो रहा है. यही वाला अगर हम यहाँ वाला बात बताएं आपको, प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो मोर और लेस कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है ये सारा पॉइंट. कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या है, प्रॉफिट. ठीक है, सो ड्यू टू इनकम इनक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी. मतलब अगर हम यहाँ पे डिमांड का बात करें तो मुकेश अंबानी सर का डिमांड कुछ और ही होगा और अपना डिमांड कुछ और ही होगा. है कि नहीं? है कि नहीं? इनका डिमांड क्या होगा, एयरक्राफ्ट. है कि नहीं? प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट आइलैंड, प्रॉपर प्राइवेट आइलैंड. अपना क्या होगा भैया, एक घर ही मिल जाए बहुत बड़ा बात है. एक घर ही अपना बन जाए, अच्छा सा छोटा सा, बहुत बड़ा बात है बस. है कि नहीं? तो सब जो प्राइवेट क्लास है उसका जो डिमांड है उसका अलग है, और जो क्या बोलते हैं आपका जो जनरल क्लास है उसका डिमांड अलग है. ठीक है, तो द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी इन कैपिटलिज्म. ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है. आप बोलोगे सर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यहाँ पे चल रहा है तो क्यों आप पनिश करोगे भाई. आप तो बोल रहे चलो वो काम नहीं कर रहा, प्रोडक्शन कम कर रहा है. ये भी तो हो सकता है उसके पास टेक्निक नहीं है, उसको टेक्निक नहीं आता है, इसीलिए वो दो ही चेयर प्रोड्यूस कर पा रहा है. तो इसका मतलब ये थोड़ी आप निकाल दोगे उसको या डंडा मारोगे. है कि नहीं? तो देयर इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा. ये सॉल्यूशन बता रहे हैं हम आपको. ठीक है, ये देखिए अगर क्या बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है तो वहाँ पे स्ट्राइक होगा, लॉकआउट्स होगा. ठीक है, फिर कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज़ अ मिथ. मिथ क्यों है? बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव है. वेलफेयर का तो कोई मोटिव ही नहीं है. वो तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है. भैया जिस दिन आप कंज्यूमर सेटिस्फाई करने में लग गए उस दिन आप धंधा नहीं कर पाइएगा. ठीक है, चलिए. सो देयर इज़ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ will as resources will move into the production of luxury goods. ठीक है, आपको एग्जांपल हम दिए थे बेस्ट वाला, टोबैको इंडस्ट्री या पेरिशेबल गुड्स. आप क्या कीजिएगा, किस में ज़्यादा जाइएगा आप लोग? क्या टोबैको में जाइएगा? सही में मत चले जाइएगा, बस ये पढ़ने तक का सही है बस. ठीक है,
टोबैको इंडस्ट्री में जाइएगा। तो वही है, मतलब यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जाइएगा जहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो इंडस्ट्रीज़ में नहीं जहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम हो। ठीक है, चलिए। लेस ऑफ मेरिट गुड्स। अब मेरिट गुड्स क्या है? जो हम लोगों का नीड है, ठीक है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब सारी। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ में आपको क्या लगता है? मेरे को पता है आज के टाइम में एजुकेशन और हेल्थ केयर में जितना ज़्यादा आपका वो है डिमांड है, उतना ज़्यादा शायद ही कोई इंडस्ट्री में होगा। लेकिन फिर भी कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से जो जो सामान जो सामान ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो या तो सिगरेट होगा या सिगार होगा, मतलब सारे टोबैको आइटम्स, मतलब जो कंजम्पशन के लिए ख़राब है, इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, ये देखें, a number of goods and services which are positively harmful to the society will be produced as they are more profitable. ठीक है, फिर there is enormous waste of productive resources as firms spend huge amounts of money on advertisement and sales promotion. ठीक है, अगर आपको बात बोले जहाँ पे हम अभी करेंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे कंपनी का, मतलब ऐसे तो वो बताते हैं बट एक्चुअल फिगर्स किसी को नहीं पता क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी। वहाँ पे ये पता चलता है कि जो जितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ है दैट इज़ समवेयर अराउंड इतना, लेकिन जो कंपनी का अर्निंग है दैट इज़ सिर्फ इतना। दिस इज़ रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स, और ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या, लोन नहीं, ये सारा इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। सोचो आप इन्वेस्टर है, मैं इन्वेस्टर हूँ, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब सुने हैं? ठीक सुने हैं? थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देंगे, ये सब होगा PhD में आप लोग का। अब बोलिए नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह नहीं सुने होंगे। वो सब सारे देखते हैं कंपनीज को, वो पहले एनालिसिस करते हैं कंपनी का क्या बैलेंस शीट है, क्या फाइनेंशियल आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, फिर क्या क्या रेशियोज़ है, मतलब रेशियोज़ कैसे है, एसेट टू टर्नओवर रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सभी कुछ देखती है वेंचर कैपिटलिस्ट। जो भी इन्वेस्टर्स हो, जो भी एक रैशनल इन्वेस्टर है वो सभी कुछ देखेगा, उसके बाद इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और जो पहले मैं कंपनी में काम करता था, ऑल दो वो इसको टेक ओवर करे, जो अभी जो करेंटली कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है हमारी, तो वो क्या किए, वो क्या बोलते हैं, इसको टेक ओवर कर लिया और पूरा भयानक वाला एडवर्टीजमेंट कर रही है, भयानक वाला, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, फेसबुक, इंस्टा, कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने, कहीं नहीं छोड़ा। अगर इतना आप लोग को है तो बस इसके बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, इट्स BR। ठीक है, चलिए, उनको तो हाँ, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, हम यहाँ पे करते हैं एज एन, हम एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय भी नहीं काम करते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। चलिए, सो कैपिटलिज्म लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। मोनोपोलीज क्या है? मोनोपोलीज बताइए। बहुत बढ़िया, सिंगल सेल। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो मेरा ये लीड कर जाता है, सिंगल सेल है, मोनोपोली। There is excessive materialism as well as conspicuous and unethical consumption which leads to environmental degradation। मतलब यहाँ पे excessive use of scarce resources and this leads to environmental degradation। इसका मतलब
जो भी कंपनीज रहती है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में, वो क्या करती है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हम उसी को बोलते हैं जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट के थ्रू मिला है और वो लिमिटेड इन नेचर होती है, तो उसको एक्सप्लॉइट करता है कैपिटलिस्ट क्लास। इसीलिए आज के टाइम पे देखोगे यूएस सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 1950s के टाइम पे उन लोगों ने ऑलरेडी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिए थे कि अब बाकी सारी कंट्री सोच भी नहीं सकती उतना करने का। हम सिर्फ, अगर मैं बताऊं आपको, हम सिर्फ 10% करें हम लोगों ने, सिर्फ 10%। और यूएस भगवान है सब चीज़ का, 100% कर चुकी है, बैठा हुआ है। ठीक है, जितना यूएस के थ्रू जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो तो अब ये लोग थोड़े ज़्यादा तेज हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहीं बाकी सारे कंट्रीज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए, कार्बन एमिशंस ज़्यादा नहीं करने चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग ऑलरेडी करके बैठ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बताइए? क्वेश्चन नहीं? चलिए, तो अब सोशलिस्ट में चलते हैं। ठीक है, चलिए सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स, ठीक है, एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन देयर वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, विच वाज established in 1848. So in this economy the material means the production, that is factories, capital, mines, which are owned by the community, ठीक है, by the entire community। मतलब इसमें मान के चलो, इसमें इनोवेशन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या बोलती है सरकार कि अगर गवर्नमेंट के पास 1000 करोड़ है और यहाँ पे लोग हैं 10,000, तो सभी लोगों को इक्वली 10 लाख रुपए मिलेगा। 10 लाख की होगा ना? हाँ, 10 लाख। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? कैलकुलेशन गड़बड़ है? अच्छा, तो ये बोलती है सरकार, तो इससे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ आप काम करो ना करो, सरकार बोलेगी जिसके पास भी है उससे पैसा लेके हम बांटेंगे आपको, सबको इक्वली रहना चाहिए, ऐसे हम वेलफेयर करेंगे। ठीक है, ये है सोशलिस्ट क्लास, ये है कार्ल मार्क्स के व्यू। तो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द फ्रूट्स, ठीक है, ऑफ सच सोशलाइज प्लान प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। ये मतलब इक्वल राइट्स का नारा है, जितना पैसा है सबको आपस में बांटना है। ठीक है, समझ रहे हैं? अभी बताया ना, यहाँ पे अगर किसी भी कंट्री के पास 1000 करोड़ है और वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में फॉल करता है, तो उसमें बोलती है ये सरकार कि अगर 10,000 लोग हैं यहाँ पे अज्यूमिंग, तो उनको 10 लाख मिलेगा सभी लोगों को। ठीक है, जैसे एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, चलिए, तो अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये दोनों डीप है, याद रखिएगा ये सारा। सोशलिस्ट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मेरे को लग रहा है आप लोग को हिंट मिल जाना चाहिए थोड़ा बहुत, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए। सो हियर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो इसी को, जैसे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जिसको बोलते हैं ना, इसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा सभी लोगों को वो करने के लिए। मतलब क्या, कुछ तो बोले आप, कुछ तो बोले आप। हाँ, ठीक है। तो पूरा एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो पूरा सोसाइटी को, पूरा
कंट्री को कंट्रोल करेगा, ठीक है। सो देयर फॉर द मार्केट फोर्सेज हैव नो रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जैसे था ना यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्री मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई ये प्राइस सेट करता था, अब इसमें ये नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट सेट करेगा कि ये प्रोडक्ट का ये प्राइस होना चाहिए, ये प्रोडक्ट का ये प्राइस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाता है, और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेलफेयर, वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। वेलफेयर इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोशलिस्ट इकॉनमी का, ठीक है। इसमें बोलता है कि सभी लोगों का वेलफेयर होना चाहिए इक्वली। जैसे अगर मुकेश अंबानी जी के पास इतना पैसा है तो उनके पास इतना पैसा नहीं रहना चाहिए, उनसे लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए आपस में, ठीक है। जैसे अगर उनके पास मान के चलिए अब 10 लाख करोड़ रुपया है, तो 10 लाख करोड़ रुपया सभी लोगों में बटेगा, वो भी रहेंगे। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग क्लास में 8 लोग हैं और उनको उनके फैमिली में 6 लोग हैं, हम लोग 14 लोग हैं, तो ये जो 10 लाख करोड़ है हम 14 लोगों में बटेगा, और अज्यूमिंग कंट्री का पॉपुलेशन 14 है, ठीक है। ऐसा ये नहीं कि हम लोग 14, अगर यहाँ पे नहीं तो फिर 140 करोड़ ही ऐड कर दीजिए, ठीक ठीक है। चलिए, ठीक है, बस तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स है कलेक्टिव ओनरशिप, यही जैसे सभी लोगों को इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल अमाउंट और इक्वल रिसोर्सेज टू ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, ठीक है। जैसे collective ownership of all means of production except small farms, workshop, trading farms which may remain in private hands, मतलब यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े हैं, जो भी प्रॉफिट मोटिव है, सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्सेस। यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट मोटिव इसका ड्राइविंग फोर्स हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो एक वर्ड आपको बताया था अभी, ये सेंट्रलाइजेशन, देयर इज़ अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जिसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है सोशो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करेगा, ठीक है। चलिए, फिर देयर इज एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, मतलब बताइए। बहुत बढ़िया, वो लिमिटेड है वो, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट देगा वही आपको लेना पड़ेगा, बोलेगा गवर्नमेंट बोल रहा है आपको अगर क्या बोलते हैं चावल खा के रहना तो चावल ही खाना पड़ेगा, पनीर नहीं ले सकते, चिकन नहीं ले सकते आप लोग, ठीक है। बोल सकते हैं, हाँ बस बासमती नहीं खा सकते, वो नॉर्मल वाला वो वाला चावल खा सकते हैं आप लोग, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स सॉवरेंटी गेट्स रेस्ट्रिक्टेड बाय सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड्स प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, फिर दूसरा है, और द राइट टू वर्क इज गारंटीड बट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रेस्ट्रिक्टेड इवन इफ, अगर हम आपको बात बोलें कि वर्क तो आपको मिलेगा यहाँ पर चाहे कोई भी वर्क हो, लेकिन किस प्रोफेशन में मिलेगा वो गारंटी नहीं है, कुछ भी मिल सकता, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर हम लोग तो सीए क्वालिफाई कर रहे हैं, हम तो सीए बनेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं नहीं बेटा सीए नहीं करना आपको, आप सीए हम लोगों के पास बहुत हो गया है, अब आप लोग को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनो आप लोग, जाके आप क्या बोलते हैं, हाँ अब जाके अब आप लोग ऑपरेशन सर्जरी करो डायरेक्ट लोगों का, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट है रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वही वाला एग्जाम्पल,
1,000 करोड़ 10,000 लोग हैं तो सभी को 10 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी टू ऑल, जैसे रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशल, मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस इन इनकम एंड वेल्थ आर नैरो डाउन, मतलब ब्रॉड डाउन, ठीक है। जो भी डिफरेंसेस है वो सिंपली रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें कोई भी रिच या कोई भी पुअर नहीं है। जैसे हम लोग हैव्स और हैव नॉट्स के बारे में पढ़े थे ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स, क्या हैव्स एंड हैव नॉट्स, तो ये हैव्स एंड हैव नॉट्स सोशलिज्म में है ही नहीं, ठीक है। चलिए, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म ऑफ मार्केट फोर्सेस, कोई ज़रूरत ही नहीं था इसको देने का, लेकिन फिर भी अब दे दिया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। मतलब इसमें जो मार्केट फोर्सेस है, ये डिमांड और सप्लाई, इससे प्राइस इफेक्ट होगा ही नहीं होगा। क्यों? कौन करेगा यहाँ पे रेगुलेट प्राइसेस? बहुत बड़ी गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट इज़ एन एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस, ठीक है। सोशलिज्म में हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस है। ये फ्री मार्केट फोर्सेस या ये फ्री मार्केट फोर्सेस के थ्रू प्राइस सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, क्या हो गया? और फिर है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, वही वाला एग्जांपल, कल वाला याद है? कल वाला एग्जांपल याद है? कंपटीशन वाला, अरे ये वाला क्या एग्जांपल दिए थे? ओके, प्रोडक्ट कौन सा था? ये मिल्क वाला, याद है? पीछे वाले लोगों को याद नहीं है, याद है? अच्छा, आप नहीं है? अच्छा, चलिए कोई नहीं, फिर से एक बार दिखा देते हैं आप लोग को एग्जाम्पल, ठीक है। कंपटीशन ख़त्म करने का तरीका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपटीशन ख़त्म करने का तरीका। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो दूसरा एग्स वाला, जो एग्स वाला एग्जांपल आया था। पहले क्या था, इनके पास 10 डजन्स है, ठीक है, 10 डजन्स है, सभी के पास 10 डजन्स है। दिए थे एग्जाम्पल। और ए क्या कर रहा है, 140 में बेच रहा है, बी 130 में और सी 140 में, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपटीशन ख़त्म करने का तरीका, ठीक है। चाहो तो आप लोग भी ट्राई करना अपने मार्केट में, अपने एरिया में। चलिए, ठीक है। देखिए, अगर ये एक कस्टमर है, ठीक है, ये गया और ये देख रहा है प्राइजेस, ऐसे प्राइजेस देख रही है, ठीक है। हाँ, तो वही वो आँख निकाल के देख रहा है किसके पास वो जाए, ठीक है, ए बी या सी के पास। आपको क्या लग रहा है किसके पास जाएगा? ये बी के पास जाएगा, ठीक है। ये बी के पास गया, तो फिर एक दूसरा कस्टमर आया, वो बाइनोक्यूलर्स लगा के देख रहा है, ठीक है, वो बाइनोक्यूलर्स लगा के देख रहा है सी, बी या ए, फिर ये किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा। तो फिर इसी बात में फिर ए और सी क्या कर रहा है, सोच रहा है कि यार ये तो क्या बोलते हैं, बार बार जो भी कस्टमर आ रहे हैं इसी के पास जा रहे हैं, बी के पास जा रहे हैं, क्यों? तो जब थोड़ा सा इन लोगों ने इंक्वायरी करा तो पता चला इसने अपना रेट 130 रुपये रखा हुआ है और हम बेच रहे 140 में, हम तो पागल हैं यहाँ। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग 130 कर देंगे, लेकिन बी का नज़र इक्वली सभी पे है, ए और सी दोनों पे। तो वो क्या किया, वो देख लिया 130 होते हुए, ये तुरंत फटाक से 120 कर दिया। अब ये लोग भी शातिर इंसान, अब ये लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, भैया पैसे तो क्या बोलते हैं ये भी कम किया है, तो फिर से कम करेंगे, ये 120 कर दिया। अब ये बोला छोड़ो, अब कंपटीशन ही हम ख़त्म करते हैं, 80 लाओ, कौन लाएगा? तो फिर ये लोग 80 में लिया। अब जो ये बी था,
इसको तो कंपटीशन ख़त्म करना था। अब ये क्या किया, ये ए से 80 में सारा इसका 10 डज़न परचेज़ कर लिया और सी से सारा इसका 80 में 10 डज़न परचेज़ कर लिया और ये अपना प्राइस सेट किया 300 का। ख़त्म, मार्केट ही ख़त्म, जाओ, कोई है ही नहीं कंपटीशन में, आओ मेरे टक्कर में कौन आएगा। कहाँ हम 130 में बेच रहे थे, कहाँ आप 300 में बेचेंगे। ठीक है, तो ये था, एक एग्जांपल दिए थे हम लास्ट क्लास। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, सिंस द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, चलिए यूएसएसआर पता है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नहीं, यूनियन। बताइए क्या, कोई नहीं, सोचिए, ब्रेकअप तो था ही अच्छे से। क्या हुआ, क्या बोले था मुझे, सोवियत यूनियन। चलिए, क्या, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोशलिस्ट का एक स्टेट ऑफ रशिया है, सोशलिस्ट स्टेट ऑफ रशिया है और यूका यूनियन, सोवियत यूनियन, क्या, बहुत बढ़िया, सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या क्या, आर आर आ गया, बहुत बढ़िया सर। चलिए, ये एक टाइप का यूनियन था, मतलब 1990s तक, जिसमें आपका रशिया था, यूक्रेन था, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान है। भैया ये सब कंट्री है, आपको मजाक लग रहा है? ये सब सर्च कीजिएगा, ये सब सारी कंट्री। हाँ, क्या, उसके लिए मैप देखना पड़ेगा आपको, 24 घंटा मैप लगा के देखिए सामने, मैप मैप मैप, सारे कंट्रीज कर रहे, मतलब मेरा भाई कर रहा है, तो वो क्या है कि वो मैप लगा के रखा हुआ अपने घर में, बैठते हैं हम सामने पढ़ाने के लिए, पढ़ते हैं हम लोग सब एक साथ, मतलब मेरा तो रात में काम रहता है, वो दिन में पढ़ता है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ा बहुत नज़र उधर चला जाता है, क्या करें, बैठे रहेंगे तो थोड़ा बहुत नज़र जाएगा ना, सामने लगा हुआ कंप्यूटर सिस्टम के सामने भाई कर रहे हैं। तो दुआ कीजिए, अगर सही रहा तो हम भी कर लेंगे, लेकिन ठीक है, अगर टाइम, मेरे पास टाइम तो ऐसा है नहीं, भाई भाई का निकलेगा उसके बाद देखेंगे। चलिए, तो इन टुडेज़ वर्ल्ड देर इज़ नो कंट्री विच इज़ प्योरली सोशलिस्ट। अगर एक बात बताइए, मेरा कैपिटलिस्ट का क्या था? नहीं, कैपिटलिस्ट क्या कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट फॉर्म में है? नहीं, नो, नॉट इन प्योर फॉर्म।
सेम गोज़ फॉर सोशलिस्ट। कोई भी प्योरली सोशलिस्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई एग्जांपल्स है तो जैसे वियतनाम, चाइना, आपको एग्जांपल दिए थे चाइना का। चाइना में यहाँ बोलता है, और यहाँ नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट। मतलब क्या सही है, बता दीजिए, बोल दीजिए, किंग जॉन्ग उन जो भी है वही है। तो वो अलग ही लेवल का है। चलिए यहाँ पे मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, ये देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अगर यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म, ठीक है। फिर देर इज़ अ रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात बोलें यहाँ पे, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर मेरा मुंबई में डेवलपमेंट हो रहा है तो मेरा धनबाद में भी डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे अनबैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर एक रीजन को इक्वली प्रोविजन दिया जा रहा है। जैसे अगर 100 करोड़ रुपया मुंबई को मिल रहा है तो 100 करोड़ धनबाद को भी मिल रहा है, ताकि वो डेवलप हो सके, वैसा इंस्टीट्यूट वैसा डेवलप हो सके। तो दैट इज़ रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेम, ठीक है। बैलेंस डेवलपमेंट, उसको बैलेंस डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक टाइप का शायद मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आया था बैलेंस डेवलपमेंट करके, इसमें क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स का, सीए में ही आया था, फाउंडेशन, ये इंटर सीए का आपका सीपीटी वगैरह ऐसे ही जब दे रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था बैलेंस डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से आपको पढ़ना। तो बैलेंस डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जहाँ पे जो रिसोर्सेज है इक्वली केटर होते हैं सभी रीजन को, सभी एरियाज को, ठीक है। चलिए फिर सोशलिस्ट इकॉनमी इज़ अ प्लान्ड इकॉनमी। क्यों प्लान्ड इकॉनमी, बताइए। बिकॉज इट इज़ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो इन सोशल इकोनॉमीज देयर विल बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कंपैरिजन विद द सोशलिस्ट इकोनॉमी, बिकॉज वहाँ पे वेस्ट नहीं होता है कुछ, वेस्टेज पे स्ट्रिक्ट वो है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। चलिए वेस्टेज देखिए, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। सो इन प्लान्ड इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबको तो रिसोर्सेज इक्वली मिल रहे हैं, ठीक है। इवन इफ हम घर में बैठ के कुछ ना कर रहे हो, बस टीवी देख रहे हो, सो रहे हो, हमको फिर भी नेटफ्लिक्स का, खाने का, सब चीज़ का पैसा सरकार दे रही है, ठीक है। चलिए सोच रहे हैं आप लोग भी काश सही में सोशलिस्ट हो जाए। हाँ अभी नहीं, सो सैड। बना तो कोई भी सकता है, लेकिन ठीक है, दया आएगा। यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, आप बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, दया आएगा, वो सारा पैसा बांटेगा। पता है आपको मुकेश अंबानी की कंपनी 1 रुपये की मतलब डिविडेंड उन्होंने बहुत ही रेयरली दिया है, जितना आपका को बाकी सारी कंपनीज इन्फोसिस देती है, टीसीएस देती है, लेकिन रिलायंस का ये बोल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे फोकस कर रही है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। वो डिविडेंड पता है क्या होता है, डिविडेंड पता है ना, चलिए इतना तो पता है, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस है ग्रोथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलायंस का चेक कीजिए हिस्ट्री, बिल्कुल नहीं। ये वाला इनके प्रॉस्पेक्ट में रहता है कि डिविडेंड देना है नहीं देना है, वो डायरेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। डायरेक्टर्स इसका प्रपोजल देते हैं। डिविडेंड्स कैसे होता है, डायरेक्टर प्रपोजल देते हैं और फिर बस आपको लगता है मुकेश अंबानी ये बोल रहे सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, डिविडेंड वो देते ही नहीं है, वो री इन्वेस्ट कर देते हो पैसा। जो ग्रोथ जो प्रॉफिट होता है वो दूसरे सेक्टर में, जैसे अभी पता नहीं
जियो का आया था टेलीकॉम, अगर आपको याद होगा शायद 2014 2016 में आया था। ईयर याद नहीं आ रहा मेरे को, तो जियो कब आया था? क्या 16? तो डिमोनेटाइजेशन 16 के पहले ही आया है। अब 13 में आया 14 में आया ये तो नहीं पता, लेकिन जब वो आया तो पूरा मार्केट क्या बोलते हैं, अब सोच के देखो क्या बोलते हैं, पूरा जियो ले लिया। और फिर अभी क्या बात चल रहा है, जियो अभी दूसरे सेक्टर में भी कूदने जा रहा है। किसमें? हेल्थ केयर में। तो मतलब रिलायंस का ऑलरेडी अभी एक चल रहा है हेल्थ केयर, अगर आपको पता होगा, कोकिला बाय धीरू भाई अंबानी। 15। अच्छा, वही मेरे को डिमोनेटाइजेशन के पहले ही आया था। तो मुकेश अंबानी का नहीं, वो अनिल अंबानी का है। वो अनिल अंबानी का कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल है, ठीक है। लेकिन अब मुकेश अंबानी भी ये हेल्थ केयर सेक्टर में कूद रहा है, उनकी कंपनी। सोचो सारे सेक्टर धीरे धीरे वो कवर कर लेंगे। एक बार सारे सेक्टर उनके अंदर आ जाएंगे तो फिर आप सोच के देखो, जब मोनोपोली मतलब जब कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या बचेगा फिर? ये बचेगा। और फिर जो चीज़ आप लोग अभी 100 रुपये में ख़रीदते हो, वो सेम चीज़ आप ख़रीदना फिर इतने में, अगर एक बार मोनोपोली आ गया तो, है कि नहीं? चलिए, तो अगर आप मुकेश अंबानी का बात कर रहे हैं, हम्बल तो बहुत है वो, हम्बल बहुत है। बट अब एक चीज़ बोल जाते हैं, यहाँ पे कोई गुजराती हैं क्या? नहीं है ना। बट वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े। अगर क्या क्या बोले? हम हम बिजनेसमैन नहीं, हम गुजराती नहीं हैं। हम क्या बोले? हम बोलना चाह रहे हैं कि मुकेश अंबानी की जितना बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। और हमेशा बिजनेसमैन क्या करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही देखेगा। अगर उसके पास ये नहीं है तो वो कुछ देखेगा ही नहीं। ये फैक्ट है, फैक्ट है। जितने भी हम्बल पर्सन बोल लो, वो सिर्फ कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन यही देखता है, ठीक है। हाँ, लीगल हेयर्स पे क्या, तो वो भी प्रॉफिट देखेगा। अभी आपको पता नहीं है, जो जियो का सेक्टर है, जियो का सेक्टर वो देख रहा है, उनका बड़ा बेटा देख रहा है, आकाश अंबानी देख रहा है। और जो आपका ये ग्रीन वाला जो दूसरा सेक्टर है, मतलब जो ऑयल्स एंड पेट्रोलियम्स है, वो उनका छोटा बेटा देख रहा है। और उनकी बेटी एपरल्स वाला सेक्शन देख रही है, रिलायंस। वो है ना, रिलायंस फ्रेश नहीं, रिलायंस का कुछ वो एपरल्स वाला सेक्शन है, अजियो 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 वो अजियो देख रही है, ठीक है। तो ये सारा है, और सारे के सारे बिजनेस माइंडेड है। आप वैसा सोच रहे हो, आप वैसा सोचो, इन्फोसिस का चेयरमैन कौन है पता है? ये फाउंडर थे, फाउंडर अभी भी है, मतलब एन.आर. नारायण मूर्ति, ठीक है। इन्होंने अपने ग्रैंड सन को बहुत बढ़िया, ये चीज़ क्या बोलते, चलो देखते हैं। क्या करा उन्होंने, 200 करोड़ का शेयर्स क्या बोलते दिया उनको। मतलब वो सिर्फ अभी जन्म ही लिया था, मतलब 1-2 महीना मुश्किल से उसका हुआ था, उसके नाम पे 200 करोड़ का शेयर्स उनको दे दिया, ठीक है। अब और अभी कंपनी इन्फोसिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो उनको 56 करोड़ का डिविडेंड मिला है, सोच लो, ठीक है। मतलब अभी जस्ट वो अभी 6 से 7 महीना के हुए होंगे, और उनके पास ऑलरेडी इतना प्रॉपर्टी है, मतलब बस उनको सिर्फ उड़ाना है, ऐसे खर्चा करो, ठीक है, ठीक है। चलो, कोई नहीं। तो ये देखिए, द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू डेवलप कोऑपरेटिव मेंटालिटी। कोऑपरेटिव मतलब क्या? बहुत बढ़िया, सही बोल देते हैं जोड़ से सही बोल रहे थे। चलिए, सो दिस इंश्योर्स इक्वालिटी एंड इंश्योर्स बेटर वेलफेयर, ठीक है।
तो सोशलिज्म इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब सभी को मिनिमम से मिनिमम स्टैंडर्ड मिलेगा। जैसे अगर क्या बोलते हैं सबको एक हाउसिंग, डुप्लेक्स, बंगलो, मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट है तो वो सभी को मिलेगा, ठीक है, सभी को मिलेगा मिनिमम स्टैंडर्ड। So, under socialism, the laborers and the consumers are protected from exploitation. यहाँ पे कोई को exploit नहीं कर सकता, उनके पास राइट है क्या बोलते हैं वो दूसरे के पास जाके वर्क कर सके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जितना चाहे जितना काम करवाओ उतना काम, और जितना कम पैसे देना उतना पैसे दो। खास करके अगर आपको ये चीज़ देखना हो तो इंडियन जॉब मार्केट बहुत ही सस्ते रेट्स में काम करती है, बहुत ही मिनिमल रेट्स में काम करती है। आप फॉरेन यूएस में जाओ, कोई नॉलेज नहीं है बाहर के लोगों को, लेकिन फिर भी वो अपना चार्ज करते हैं इन टर्म्स ऑफ $20 से $25, जो इंडिया के टर्म्स में 1600 से आपका 1700 के बीच में, मतलब ये राउंड ऑफ बता रहे हैं, 80 रुपये का करेंटली रेट तो है 83.334 या 36 है, ठीक है, करंट एक्सचेंज रेट, लेकिन हम आपको राउंड ऑफ लेके 80 रुपीज़ का ही बता रहे हैं। तो 1600 से 1700 पर घंटे का रेट वो लोग लेते हैं, ठीक है, यूएस में काम करने के लिए। लेकिन इंडिया को जो पे करते हैं, इंडिया वालों को सिर्फ ये पे करते हैं $5 से $60, मतलब 400 से 450 ऐसा, क्योंकि बहुत ही चीप लेबर है अपने पास, कम दाम में काम करना चालू कर देते हैं। ये जो हमारी कंपनी है ये भी वही है, ठीक है, बाहर में बहुत अच्छा पैसा देगी, इंडियंस को ही बस कम पैसे देते हैं। फिर एक है डीमेरिट्स, आइए, तो सोशलिज्म इन्वॉल्व्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है बताइए? लॉ, अच्छा, ठीक है, क्या लास्ट पॉइंट, अच्छा सॉरी। There is a provision of comprehensive social security under socialism and this makes citizens feel secure। मतलब यहाँ पे जैसे अगर आप LIC वगैरह लेते हो, LIC वगैरह आपके पापा लिए हो, आप लोग चेक करना, हेल्थ इंश्योरेंस भी लिए हो, मतलब कुछ भी होता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका पेमेंट करती है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें गवर्नमेंट के एंड से होता है, गवर्नमेंट आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स देती है। जैसे अगर आप कल को गए कोई भी कंपनी में तो आप देखना कोई भी कंपनी आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखती है, जैसे मेरी कंपनी ने भी ले रखा है मेरे लिए, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मेरे को पॉकेट से अपना कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो इसमें सोशलिज्म में क्या है कि गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी मतलब कि आपका इंश्योरेंस लेके रखती है, ठीक है, अपने सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस हम लोगों ने किया, इतना तो शायद मेरे को लगता भी नहीं कोई करेगा इतना, तो चलिए कोई नहीं, कर लिए, थोड़ा समझ में आ गया आप लोग को एक्स्ट्रा। अब कोई क्वेश्चन यहाँ पे? चलिए, अब दूसरा है डीमेरिट्स में चलते हैं हम, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? IAS, IPS, IFS सारे ऑफिसर्स जो भी आते हैं वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होता है, ठीक है। और सोशलिज्म में क्या होता है कि सोशलिज्म में ये सारे मतलब होता है ना, बहुत सारे करप्शन होता है, जैसे कोई भी ऑफिसर लेवल का आदमी बोलता है, ये सिर्फ ऑफिसर्स, अब ऑफिसर्स भी लिख लोगे तो चलेगा, ठीक है, ऑफिसर्स जैसे होता है ना, कुछ भी काम करवाना रहे तो सर पैसा दे दो हम कर देंगे आपका काम। अभी कल का ही न्यूज़ है, कल ही हम रांची से रिटर्न हो रहे थे तो एक न्यूज़ आया कि इंजीनियर, धनबाद से एक इंजीनियर पकड़ाया, वो 15,000 का मनी ले रहा था, ब्राइब ले रहा था, ठीक है। पता नहीं इस पेपर में आया कि नहीं, पेपर पढ़ते कि नहीं आप लोग पढ़ते, लेकिन कल का ही न्यूज़ है ये। कल ही एक इंजीनियर को, एक ऑफिसर था, वो 15,000 का लिया और उसको बस CBI पकड़ लिया, हो गया। तो आज के टाइम पे करप्शन, आज के टाइम पे ब्राइब, क्या PE नहीं समझ में, क्या बोले, प्रोड्यूसर पीक, अच्छा पीक पे है, बिल्कुल सही, बहुत सही। रेड टेपिज्म पता है क्या होता है? रेड टेपिज्म
तो इट restricts the freedom of individuals as there is a state ownership. मतलब कुछ भी आप प्रोड्यूस करो उसमें स्टेट का मतलब गवर्नमेंट उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करती है, ठीक है। गवर्नमेंट का कंट्रोल और मॉनिटर रहता है उसमें। फिर तीसरा है सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट्स सच एज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कोई कल को इंडिया सोशलिस्ट कंट्री बन गया, बनेगा तो नहीं ऐसे मतलब, लेकिन फिर भी सपोज अगर बन गया तो एंटीलिया मुकेश अंबानी जी से लेके नॉर्मल पीपल को दे दिया जाएगा। फिर आप लोग भी जाके रह के आएंगे, हम भी रह के आएंगे, सब हम लोग रह के आएंगे, ठीक है। उसमें जिम भी है, मूवीज़ भी, थिएटर है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, ठीक है। सब रह के आएंगे फिर हम लोग, ठीक है। एंटीलिया तो पता ही होगा क्या है, बस हाँ उनका घर का नाम, ठीक है। चलिए तो इट विल क्या हो गया, so it will not provide necessary incentives to hard work in the form of profit, ठीक है। इसका मतलब ये है इवन इफ आप इनोवेशन करो, कुछ भी करो, आपको सरकार उतने के उतने पैसे देगी। भले आप 10 चेयर्स प्रोड्यूस करो या 20 चेयर, अगर वो रेट सरकार ने बोल दिया आपको 10,000 देगी तो सिर्फ 10,000 ही देगी, भले आप 10 करो, 20 करो, 30 करो, ठीक है। इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है। चलिए फिर है एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। इसका मतलब जैसे मार्केट फोर्सेस ये था ना, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं ये मार्केट फोर्सेस, इसमें क्या है कि डिमांड और सप्लाई से प्राइसेस अफेक्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस, ठीक है। So there is no proper basis for cost calculation, ठीक है। चलिए, so state monopolies created by socialism will sometimes become uncontrollable। क्यों? कैसे? बताइए। बहुत सही बोले, बिल्कुल सही बोले। कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है? अगर आप लोग एक वायरल वीडियो देखे होंगे तो दो पुलिसमैन आपस में लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि हम घूस लेंगे, ये घूस दिया है तो ये घूस हम लेंगे, वो लोग दोनों आपस में ही लाठी वगैरह सब चला लिए थे, पूरा कुछ रोड पे गद्दी था पूरा, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। मेरे को एग्जैक्टली कहाँ का था वो, शायद उधर का ही था, पुणे वगैरह का साइड का ही था कहीं पे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ पे, लेकिन ये चीज़ हुआ था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है तो गवर्नमेंट के पास क्या होगा, गवर्नमेंट से ट्रिकल डाउन होगा, गवर्नमेंट से फिर आपका सीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर के बाद सीएम, सीएम के बाद फिर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स मतलब आईएएस आईपीएस, उसके बाद फिर पुलिस ऑफिसर्स, और फिर पुलिस ऑफिसर से इंस्पेक्टर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के पास कंट्रोल रहता है। तो सोचो यही लोग आपस में वो हो जाता है कि मेरे को ये ब्राइब दिया तो मेरे को ये चाहिए तो मतलब ये चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। चलिए तो अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर्स हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। इसमें आप चूज़ नहीं कर सकते कि आपको क्या लेना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अगर आपको ये खाना है तो यही मतलब ये आप नहीं खा सकते। अगर आपको चावल खाना है तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं आप राइस ही मतलब ये आप वीट ही खाओ, रोटी ही खाओ, चावल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए सो देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। वही वाला एग्जाम्पल कैरेट एंड स्टिक वाला इसमें होगा ही नहीं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इसमें चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ही बोलता है भले तुम 10 प्रोड्यूस करो 20 प्रोड्यूस करो, हमको एक फ़िक्स अमाउंट देंगे, वो फिक्स अमाउंट ही रहेगा क्योंकि हमको सबको देखना है, ठीक है। चलिए
So this acts as disincentive to work. The extreme form of socialism is not at all practicable. Same goes for capitalism. Capitalism का भी same है. Extreme form of capitalism is also not at all practicable. ठीक है? Practicable in place नहीं है. वो हो ही नहीं सकता. It is a complete myth. ठीक है? It is a complete myth. क्या? नहीं नहीं, कैसे? 2 बजे से शुरू किए थे ना. हाँ 2 बजे शुरू किए थे, हमको याद है. आप अच्छा कोई नहीं, सिर्फ 15 मिनट दे दीजिए मेरे को. 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे पक्का. हम डिले नहीं करना चाहते ज़्यादा. अब जब हो ही रहा है ख़त्म तो अच्छा बात है ना, जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. कि छोड़ दे, जैसा बोलिए. चलिए.